नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम हमारी फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मात्रक एवं मापन, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम मात्रक पढ़ेंगे वो हमारे जब तक हमारे पास फिजिक्स है तब तक हमारे काम आएंगे। क्योंकि फिजिक्स में भौतिक राशियाँ होती हैं और उनके मापने के लिए हमेशा हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। इसलिए मात्रक तो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। बहुत धीरे धीरे मैं एक एक मात्रक को समझाते हुए चलूँगी और इस चैप्टर में हम ज़्यादा अभी नहीं तो 50 और 70 के बीच भौतिक राशियों के मात्रक हम अच्छे से निकालना सीखेंगे। रटना नहीं है, क्योंकि रटने से क्या होगा, हम भूल जाएंगे, फिर हमें याद नहीं रहेंगे। इसलिए हमें समझते हुए पढ़ना है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो फिजिक्स में ये आती है कि भाई हमको मापन की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, या मात्रकों की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखो, मापन की जो आवश्यकता है वो तो आप देख ही रहे हो कि दैनिक जीवन में आपको रोज़ पड़ती है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई बाजार जाना है और 5 ही दूध लाना है और 5 ही आपको कपड़ा लाना है, तो क्या आप ला सकते हो? क्या दुकान वाले से जाके ये थोड़ी कहोगे भाई 5 दूध दे दे, या दुकान वाले से ये थोड़ी कहोगे भाई 5 कपड़े दे दे। नहीं ना, आपको उस 5 शब्द के पीछे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे दूध वाले के पास जाओगे तो कहोगे भैया 5 लीटर दूध दे दो, और कपड़े वाले के पास जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा कि भैया 5 मीटर कपड़ा या 5 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। इसका मतलब कि हम कोई भी भौतिक राशि जो भी हम काम में ले रहे हैं उसके लिए हमें अंकों के साथ साथ जो हमारा आंकिक मान है उसके साथ साथ हमें एक मात्रक और लगाना पड़ रहा है पीछे, जिसके बिना हम उस सामान की गणना नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे लंबाई की बात की जाए, मैं कहूँ इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो क्या कहोगे आप? 5 के आगे कुछ ना कुछ तो बोलोगे, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, जिसमें भी हम नापेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में मात्रकों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। इसके बिना गणना करना संभव नहीं है। हम काउंट कर सकते हैं, चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी भौतिक राशि को इनके बिना समझ ही नहीं सकते कि ये भौतिक राशि क्या होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला, भौतिक राशियाँ, इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ होती क्या है ये समझो पहले तो, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी हमने कहा था कि दूध के मापन के लिए शब्द लगा रहे हैं लीटर, कपड़े के मापने के लिए शब्द काम में ले रहे हैं मीटर, ठीक है। तो ये लीटर मीटर किसके पीछे लगाना है? ऐसा थोड़ी है कि मैं कपड़े के पीछे लीटर लगा दूं, नहीं लगा सकती ना, क्योंकि कपड़े को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो कौन से मात्रक को किसके पीछे लगाना है उसके लिए हमें कुछ बेसिक राशियों की आवश्यकता हुई। तो ये भौतिक राशियाँ क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसकी हमने परिभाषा लिखी हुई है, जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, ठीक। दूसरा लिखा है हमने, जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके अथवा गिना जा सके, वो क्या है? हमारी भौतिक राशियाँ, ठीक। अब देखो, ये तो हमने परिभाषा देख ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो भौतिक राशि है उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो आंकिक मान चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो ये तो क्या हो गया? आंकिक मान, ठीक। दूसरा, इस मान को मैं या तो माप सकूं, क्या कर सकें? माप सकें, या इसको तराजू की सहायता से तोल सकें, ठीक है, या फिर इसको काउंट कर सकें 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये तीनों अगर क्वालिटी इसमें है तो ये हमारी क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, ये क्या होती है? हमारे फिजिक्स का आधार होती है। तो हमारे पास भौतिक राशियों की परिभाषा क्या हो गई कि वे राशियाँ जिनके आंकिक मान हो और जिन्हें हम माप सकें, तोल सकें एवं गिन सकें, वो क्या कहलाती है? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने लिखा है द्रव्यमान, समय, ताप आदि। अब देखो, द्रव्यमान क्या होता है? आप वेट को द्रव्यमान मान सकते हो। वैसे हमारा जो वेट होता है
वो हम mg लिखते हैं, उसमें हमारा गुरुत्वीय त्वरण और इंक्लूड हो जाता है। इसको हम अभी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी आप द्रव्यमान का मतलब ये समझिए वजन, ठीक है। तो जैसे द्रव्यमान है, ठीक, अब देखो किसी भी व्यक्ति का आपको वेट मेजर करना है तो आप कहोगे 5 किलो है, 6 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, जितना उसका वेट है उस हिसाब से हम क्या कह देते हैं, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, किलो लगा दिया या ग्राम लगा दिया, जो भी है। समय को आप कह रहे हो 1 बज रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो हमने देख के बता दिया 1 बज रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे 3 घंटे, 5 घंटे या 5 मिनट, 6 मिनट, काम में ले रहे हैं मिनट, सेकंड, घंटा, तो वो किसके लिए आ गए, समय के लिए आ गए। इसी तरह ताप है, भाई ताप ज़्यादा है या कम है, ये तो हम जानते हैं कि ठंडी जगह है तो ताप क्या होगा, कम होगा, और गर्म जगह है तो ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ताप कितना होगा, तो संख्या को तो क्या करेंगे, हम गिनेंगे ताप कितना है, लेकिन उसके पीछे हमको कोई ना कोई मात्रक काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ताप को भी क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई। इनके बारे में हम अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक। अब देखिए जो भौतिक राशि होती है वो मूल रूप से हमारी 2 तरह की है। पहली है हमारी मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी है हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियों को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे हमने मूल बलों को कहा था फंडामेंटल फोर्सेज, तो हमने कहा था ये आधार है, तो ऐसे ही हमारी जो मूल राशियाँ हैं वो क्या है, आधार है, तो इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और व्युत्पन्न राशियों को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। डिराइव्ड का मतलब हो गया कि इनको किसी से उत्पन्न किया गया है, नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न, ठीक। अब देखिए ये तो हमने देख ली कि 2 प्रकार की हो गई। अब एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मूल राशियाँ। कौन सी शुरू कर रहे हैं, मूल राशियाँ शुरू कर रहे हैं। तो देखो अब मूल राशियाँ क्या होती हैं, अभी हमने एक चीज़ कही थी सबसे पहली कि ये क्या होती है, फिजिक्स का आधार होती है। भाई मूल तो यही होता है, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो मूलधन मिश्रधन, तो मूल क्या होता है, जो आपने दिया है, जो आपने दिया है उसी पे तो ब्याज बनता है, तो वो आपका क्या हो गया, मूल हो गया। ऐसे ही फिजिक्स में जो मूल राशियाँ वो क्या हो गई, आधार हो गई, जो भी होगा उनसे ही शुरू होगा, ठीक है। तो मूल राशियाँ क्या हो गई, फिजिक्स का आधार हो गई। अब देखो ये क्या होंगी, मूल है यानी किसी पे निर्भर नहीं है, यानी कि ये क्या होती हैं, हमारी स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी पे भी निर्भर नहीं होती, ठीक है। यानी कि इनका कभी भी आप सूत्र नहीं देखोगे। जैसे भी हम लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगी द्रव्यमान, हमारी एक मूल राशियों में से है, तो आपको कभी भी फिजिक्स में द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं मिलेगा कि भाई द्रव्यमान का सूत्र ये होता है, ठीक है, आधारभूत राशियों से, ठीक। इसके अलावा ये जो हमारी मूल राशियां हैं ये क्या करेंगी, अन्य राशियों को उत्पन्न करेंगी, यानी कि इनसे मिलके हमारी अन्य राशियां बनेंगी, ठीक है। ये तो हमारी आधार है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगी, आगे अन्य राशियों को बनाने के लिए हमारे काम आएंगी। तो इस तरह से मूल राशियाँ क्या हो गई, फिजिक्स की आधारभूत राशि हो गई। दूसरी बात, ये स्वतंत्र है यानी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि ये अन्य राशियों को व्युत्पन्न करेंगी, यानी कि अन्य राशियाँ इन मूल राशियों से मिलकर बनेंगी। तो इस तरह से हमारी ये हो गई मूल राशियों की परिभाषा। अब देखिए, अब जब ये क्या है, आधार है फिजिक्स का, इसका मतलब ये फिक्स है। तो ध्यान रखना है कि मूल भौतिक जो राशियाँ होती है वो संख्या में 7 होती हैं, ठीक है। कितनी होती है, 7 होती हैं। सातों को एज इट इज़ ऐसे कैसे याद रखना है, क्रम आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी आपको ऐसे की ऐसे ही याद रखना है। तो ये 7 राशियाँ कौन कौन सी है, देखिए, पहली है लंबाई, ठीक, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है ताप, पांचवी है विद्युत धारा, छठी है ज्योति तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं जो हमारी क्या है, मूल है, ठीक। अब देखो इसमें हमारी जो लंबाई है, तो लंबाई का मतलब चौड़ाई ऊंचाई सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यानी कि जैसे कमरा है, इसकी लंबाई नापनी है तब भी आप सेंटीमीटर में नापोगे, ठीक। चौड़ाई नापनी है सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी नापेंगे, और ऊंचाई भी ऐसे ही नापेंगे। इसका मतलब यहाँ ये ध्यान रखना है कि लंबाई के अंदर ही हमारी चौड़ाई यदि आपको दी गई है इसी में इंक्लूड होगी, ऊंचाई दी गई है इसी में इंक्लूड होगी, इसके अलावा दूरी इसी में इंक्लूड होगी, ठीक। इसके अलावा जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या भी क्या होती है, एक तरह की लंबाई होती है, इसी में इंक्लूड होगी। व्यास है,
किस में इंक्लूड होगा, लंबाई में इंक्लूड होगा। इसके अलावा परिधि है, किस में नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी नापेंगे तो वो भी इसी में इंक्लूड होगी। तो ध्यान रखना है कि लंबाई का मतलब यदि आपके फॉर्मूले में चौड़ाई आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है, दूरी आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है, या व्यास आ जाता है, या परिधि आ जाती है, अगर इनमें से आपको कोई भी शब्द वहाँ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपको उसको क्या मान के चलना है, लंबाई मान के चलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 भौतिक राशियां हैं, इनको एज इट इज़ याद रखना है। क्रम ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ इन राशियों की वैल्यू है कि आपको इनको ऐसे की ऐसे याद रखना है। ठीक, इनका इंग्लिश नेम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इनके प्रतीक चिन्ह लिखेंगे तो इनके फर्स्ट लेटर से लिखेंगे। जैसे लंबाई को L से लिखा जाएगा, द्रव्यमान को M से, समय को T से। अब ताप को हम टेम्परेचर का T ना लेके केल्विन लिखेंगे, K से लिखेंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। विद्युत धारा को हम I से लिखेंगे, ज्योति तीव्रता को CD से लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल से लिखेंगे। तो ये चीज़ें हम अभी मात्रक में देखेंगे। अभी आपको मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है, 7 के नाम याद रखने हैं। ठीक, ये हो गई हमारी मूल भौतिक राशियाँ। अब सेकंड थी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो सेकंड देखते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न मतलब किसी अन्य से उत्पन्न होना। इसका मतलब इनकी उत्पत्ति किसी अन्य से हुई है। अगर किसी अन्य से उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो हमने लिखा है इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और ये किससे उत्पन्न होती है, हमारी मूल भौतिक राशियों से। ठीक, तो ये मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होंगी, इसका मतलब ये मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करेंगी और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाएंगी, हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इनकी कोई गिनती नहीं है कि ये संख्या में कितनी है। जितनी भी भौतिक राशियाँ इनके अलावा बचती है, जो हमने 7 मूल भौतिक राशि पढ़ी है, इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशि आप फिजिक्स में देखोगे, जिनका भी नाम सुनोगे, सारी क्या होंगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होंगी। और जब आप उनका मात्रक देखोगे या जब आप उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखोगे, तो आप देखोगे कि उनमें मूल भौतिक राशियाँ लिखी गई हैं, यानी कि इनको मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है क्षेत्रफल, आयतन और बल। अब देखो, क्षेत्रफल, आयतन, बल इसलिए लिखा है कि आपने इनका नाम पहले सुना है 10th में। जैसे आप जानते हो कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आयत ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा लंबाई। तो ये दोनों ही किसके लिए हैं, क्षेत्रफल के लिए हैं। तो देखो, लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि, और मैंने कहा था चौड़ाई को भी किस में नापेंगे, लंबाई जैसी चौड़ाई है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों क्या हो गई, हमारी मूल भौतिक राशि हो गई। तो क्षेत्रफल हमारा किस पे निर्भर हो गया, लंबाई पे निर्भर हो गया। ठीक, अगली देखो मैंने लिखी आयतन। आयतन का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब देखो, लंबाई है सेंटीमीटर में नापोगे, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में नापोगे, और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में नापोगे। और अभी मैंने आपको बताया है कि लंबाई के अंतर्गत ही हम चौड़ाई ऊंचाई को इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से आयतन भी हमारी किस पे निर्भर हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर, यानी कि मूल भौतिक राशियों पर। अगला देखो बल। ठीक है, बल का आपने सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, त्वरण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक, तो यहाँ देखिए, द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि है, त्वरण को हम लिखते हैं, त्वरण बराबर होता है हमारा वेग बटे समय। इसका मतलब जो बल है वो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि पर निर्भर है, और त्वरण है हमारा वो किस पर निर्भर है, दूरी और समय पर। तो दूरी, समय और द्रव्यमान क्या है, हमारी मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसका मतलब बल किस पर निर्भर हो गया, मूल भौतिक राशियों पर। तो इस तरह से जो हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं वो क्या होंगी, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होंगी। इनके बारे में अभी डिटेल से जब हम मात्रक पढ़ लेंगे तब पूरा इसी के बारे में चैप्टर है मैक्सिमम, तो हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप इसकी परिभाषा और 1 या 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट है हमारा मापन। ठीक है, मापन मतलब मेजरमेंट। तो मापन क्या होता है, तो देखो, मापन का मतलब है, परिभाषा हमने लिखी है कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना।
मापन कहलाता है। यानी कि कोई आपके पास निश्चित मान होगा या कोई निश्चित नाम होगा जिससे हम भौतिक राशि की तुलना करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम मापन कहेंगे। ठीक, यहाँ एक शब्द आ गया कि मानक। तो मानक क्या होता है, देखो मानक को मैंने नीचे परिभाषित किया है। मानक के लिए हमने लिखा है किसी भौतिक राशि के लिए निश्चित किए गए परिमाण को मानक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए एक निश्चित परिमाण हम फिक्स करेंगे, एक निश्चित परिमाण यानी कि एक निश्चित नाम उसको देंगे और उसे क्या कहेंगे, मानक कहेंगे। जैसे लंबाई के लिए मीटर कहा गया है तो लंबाई का मानक क्या हो गया, मीटर हो गया। लंबाई का मानक क्या हो गया, मीटर हो गया। इसी तरह द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मानक क्या हो गया, किग्रा। जैसे देखो, जैसे हम मार्केट गए, ठीक, हमसे कहा गया कि 5 किलो चीनी लानी है और 5 किलो कपड़ा लाना है। ठीक, तो क्या आप 5 किलो कपड़ा ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हैं ना। हमको दुकान वाले से कहना पड़ेगा कि भाई 5 मीटर कपड़ा दो। ठीक है, इसका मतलब कपड़े की लंबाई के लिए मानक क्या हो गया, मीटर। और जो हमने चीनी नापी है, चीनी का जो वजन नापा है, तो उसके लिए मानक क्या हो गया, किग्रा। ठीक, तो द्रव्यमान को मापने के लिए क्या फिक्स किया गया, किग्रा, और लंबाई को मापने के लिए क्या फिक्स किया गया, मीटर। तो ये इसके क्या हो गए, मानक हो गए। अब देखो मापन की परिभाषा वापस देखो, हमने कहा है कि निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। कोई भी जो भौतिक राशि होगी उसकी यदि हम उससे तुलना करें तो वो उसका क्या कहलाएगा, मापन। जैसे अभी हमने कहा कि चीनी कितनी है, 5 किलो, तो हम जो भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, 5 किलो से। भाई हमने कहा चीनी, ठीक है, तो चीनी हमारी भौतिक राशि है क्या, नहीं। चीनी का वजन भौतिक राशि है जिसको हमने क्या कहा है, द्रव्यमान। तो इस द्रव्यमान की तुलना किससे की हमने, हमको कैसे पता चला इसका द्रव्यमान है। जैसे हमने इसको तोला तो वजन आया 5 किलो, तो 5 किलो क्या हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया। तो हमने द्रव्यमान जो भौतिक राशि है उसकी तुलना किससे कर दी, 5 किलो से, और 5 किलो क्या हो गया, उसका मापन हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया मापन क्या है। यानी कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो मेन है हमारा मात्रक यानी कि यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, तो हमने यहाँ पे ये मानक फिक्स किए हैं और आपको पता है ये क्या है, आपके मात्रक। तो मापन के लिए जो हमने मानक बनाए हैं, भौतिक राशि के मापन के लिए जो हमने मानक फिक्स किए हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा 5 मीटर, क्या लिखा हमने, 5 मीटर। तो जो ये मीटर है, ये क्या है, मात्रक है। ठीक, 5 मीटर में मीटर क्या है, मात्रक है। तो फिर 5 क्या है, 5 कहलाता है इसका आंकिक मान। क्या कहलाता है इसका, आंकिक मान। इसका मतलब मात्रक को दर्शाने के लिए आंकिक मान के जो पीछे वाली वैल्यू होगी वो हमारी मात्रक को दर्शाएगी। ठीक, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ 5 kg, तो 5 तो क्या है, आंकिक मान है, और kg क्या है, उसका मात्रक है। ठीक, और इस तरह से आंकिक मान और मात्रक ये दोनों मिलके क्या दिखाएंगे, उस राशि का मापन। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा आंकिक मान। तो देखिए आंकिक मान क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि जब हम उसका पूरा मापन करेंगे भौतिक राशि का, तो जो आगे की वैल्यू होगी जिसको हम अंकों में लिखेंगे वो क्या होगा, उसका आंकिक मान होगा। लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे परिभाषित करें, तो फिजिक्स में हम कहते हैं कि भाई जो ये आंकिक मान होता है वो एक संख्या होती है, संख्या है जो क्या बताती है कि जो हमने मात्रक लिया है उसको हमने कितनी बार सम्मिलित किया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो मात्रक है उसकी कितने गुना हमको वो भौतिक राशि प्राप्त हुई है। जैसे देखो अब मैंने लिखा 5 किलो चीनी। ठीक, तो चीनी तो क्या है, नाम है वस्तु का। ठीक है, और ये कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी, मात्रक को देख के हमको पता चल रहा है किसको प्रदर्शित करेगी, ये द्रव्यमान को। ठीक है, तो देखो 5 किलो में 5 क्या है उसका आंकिक मान, और किलो क्या है, केजी क्या है उसका मात्रक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आंकिक मान क्या है, कि आंकिक मान वह संख्या है जो ये बताती है कि इस मात्रक को हमने कितनी बार सम्मिलित किया है, या ये मात्रक का कितना गुना है, कितने गुना है, 5 गुना है। भाई किलोग्राम और 5 किलोग्राम में क्या संबंध है, 5 गुना हो गया ना।
तो सम्मिलित करने से क्या मतलब है, और देखो केजी 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 5 बार लिखा है, तो 5 केजियों को मिला के हमारा टोटल क्या हो गया 5 केजी, जो किसको बता रहा है अब चीनी के द्रव्यमान को। तो समझ में आ गया कि आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान वो होता है जो ये बताता है कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा आंकिक मान। अब देखिए इसका मतलब अब ये हो गया कि फिजिक्स में हमारे आंकिक मान के साथ साथ मात्रक चलेगा, क्योंकि अकेले आंकिक मान का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कह रहे हैं कि भौतिक राशि और भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक चाहिए। अब मात्रक के साथ उसका क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा। तो संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों मिलके फिजिक्स में भौतिक राशि को बताएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशि के जो संख्यात्मक मान है और जो हमने क्या लिखा है मात्रक लिखा है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए अभी हमने भौतिक राशि को क्या कहा था कि भौतिक राशि को आंकिक मान और मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो भौतिक राशि को क्या लिखेंगे हम, आंकिक मान गुणा मात्रक। जैसे देखो लंबाई है, मैंने लिखा 5 किलोमीटर, तो लंबाई क्या है भौतिक राशि, 5 क्या हो गया आंकिक मान, किलोमीटर क्या हो गया मात्रक। तो 5 किलोमीटर किसको प्रेजेंट कर रहा है, भौतिक राशि को। अगर हम आंकिक मान को n न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक को u फॉर यूनिट इसके रूप में लिखें तो भौतिक राशि इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n गुणा u। अब देखिए यदि हम इसी मात्रक को अन्य रूपों में चेंज करें, जैसे किलोमीटर को मीटर में लिखना चाहती हूँ मैं, तो आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। ठीक है, इसके बाद यदि मान लो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो ये हो गई 3 तो है ही पहले से, 2 और बढ़ गई और क्या हो गया ये सेंटीमीटर। इसको यदि और आगे हम मिलीमीटर में चेंज करना चाहें तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो पहले से, एक और आ गई 6 मिलीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ से देखिए आंकिक मान में तो वृद्धि हो रही है, यहाँ 5 था 5000 हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया और नीचे और ज़्यादा हो गया। जबकि जो मात्रक है किलोमीटर बड़ा है, मीटर उससे छोटा है, सेंटीमीटर उससे भी छोटा है और मिलीमीटर उससे भी छोटा है। यानी कि आंकिक मान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन मात्रक की जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रही हैं, कम हो रही है। यानी आंकिक मान बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो मात्रक आपका नीचे की तरफ घट रहा है। इसका मतलब कि जो आंकिक मान है और जो मात्रक है वो एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं। आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। तो हमने लिखा है n समानुपाती 1/u, यानी कि n बढ़ेगा तो u क्या होगा हमारा घटेगा। ठीक, अब देखो समानुपाती को खोल देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह हम नियतांक। तो n बराबर क्या हो गया नियतांक बटे u। नियतांक के रूप में हम k काम में ले रहे हैं, तो हमारे पास सूत्र निकल के आ गया nu बराबर k। ठीक, अब देखो nu बराबर k का मतलब हो गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा नियत रहेगी। ठीक, इसका मतलब यदि एक ही भौतिक राशि को अलग अलग रूपों में लिखा जाए, जैसे 5 किलोमीटर को हमने लिखा है 5000 मीटर, ये दोनों बराबर हैं, 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर होता है। ठीक है, तो किसी भी एक भौतिक राशि के लिए यदि हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा n1u1 बराबर n2u2 बराबर k। इसका मतलब क्या हो गया आंकिक मान मात्रक, फिर दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक। जैसे देखो यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 5000 मीटर। किलोमीटर और मीटर तो अलग अलग मात्रक हो गए, यानी ये तो हो गया u1 और ये हमारा क्या बन गया u2। 5 क्या हो गया n1 और 5000 क्या हो गया n2। ठीक है, इस तरह से तो ये सूत्र हमारा निकल के आ गया, जो हमारे आगे एक मात्रक पद्धति से जब हम दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे तब हमारे काम आएगा। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। n1u1 बराबर n2u2 बराबर k। जैसे देखो इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ सीधा सा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमें 5 किलोग्राम को चेंज करना है किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में
हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। सीधा सा जानते हैं वैसे तो हम, लेकिन हम इसको किसकी सहायता से कर रहे हैं, सूत्र की सहायता से। तो ये पहला मान तो हमारा हो गया n1, ये वाला मान हो गया u1। n2 हमें क्या है पता नहीं है, तो n2 क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा क्या हो गया u2, फॉर्मूले में रखते हैं। देन 5 kg इक्वल्स टू हो गया n2, और ये हो गया हमारा ग्राम। वैल्यू किसकी चाहिए, n2 की, तो n2 इक्वल्स टू हो गया 5 kg अपॉन ग्राम। ठीक है, अब kg को किस में बदल देते हैं, ग्राम में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 रख देते हैं यहाँ पे। तो 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 5000। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। ये जो हमने लिखा है 5 kg इक्वल्स टू खालिस्तान ग्राम, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 kg बराबर 5000 ग्राम। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ लेना है। यहाँ तो मैंने सीधा सा एग्जाम्पल लिया है, आपकी बुक में पीछे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हें आप कन्वर्ट करके देखिएगा कि इस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मात्रकों की पद्धतियाँ। अब देखिए मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, आपने सुना होगा वजन के लिए लोग सेर, अधसेर ऐसे शब्द काम में लेते थे। ठीक है, तो क्या था कि सभी देशों में मात्रकों को अलग अलग तरह से मापा जाता था। जैसे द्रव्यमान है, हमारे यहाँ कोई और पद्धति काम में ले रहे हैं, किसी दूसरे देश में कोई दूसरी पद्धति काम में ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब व्यापार किया जाता था तो व्यापार के समय पे बड़ी परेशानी होती थी कि जिस सामान को हमने किसी और माध्यम में तोला है, उसी सामान को दूसरे देश में किसी और तरीके से तोला जा रहा है, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हो सकता है हमने जितने सामान को दिया हो वो वहाँ पे जाके कम उतरे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चक्कर पड़ रहा था कि कहीं पे तो कोई पद्धति काम में ले रहे हैं, कहीं पे किसी पद्धति को काम में ले रहे हैं। यानी कि जब हम एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तब भी हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे लोग क्या काम में ले रहे हैं। जैसे कि आप सुनते हो कि हमारे देश में जो हम करेंसी है उसको किस में देखते हैं, रुपये में देखते हैं, जबकि यूएस में उसको किस तरह से देखते हैं, डॉलर में। तो रुपये और डॉलर में कोई ना कोई रिलेशन है ना। तो इस चीज़ को कि कोई दिक्कत ही ना हो, पूरे सारे देशों में एक ही सिस्टम चले, उसके लिए क्या हुआ, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जब सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन में जो अलग अलग पद्धतियाँ चली आ रही थी उनको क्या हुआ, किसी एक पद्धति के रूप में मान लिया गया। ये माना गया कि भाई आप अपने देश में किसी तरह से भी उसका मेजरमेंट करो, लेकिन जब व्यापार की बात आएगी तो किसी भी भौतिक राशि को सिर्फ एक पद्धति में मेजर करोगे ताकि लेन देन में कोई समस्या ना हो। तो इस तरह से ये हमारी मात्रक पद्धतियों का विकास हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मात्रकों की पद्धतियाँ। तो देखो हमारे 3 तरह के सिस्टम चल रहे थे। कितने सिस्टम चल रहे थे हमारे, 3 तरह के। सबसे पहला सिस्टम था हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि सी सेंटीमीटर, जी से मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या था, जो लंबाई होती थी उसको तो मापा जाता था सेंटीमीटर में। लंबाई को तो किस में नापते थे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते थे, ग्राम में। और समय को किस में नापते थे, सेकंड में। तो इस तरह से ये पद्धति हमारी क्या कहलाती है, सीजीएस पद्धति। यानी ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति क्या कहलाएगी, सीजीएस। ठीक है, दूसरी पद्धति है हमारी एमकेएस, यानी कि इसका नाम है पूरा मीटर किग्रा सेकंड पद्धति। ठीक है, तो इसमें लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किग्रा में। और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में। यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में और समय को सेकंड में मापा जाए, उसे क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई हमारी दूसरी पद्धति। और तीसरी पद्धति है हमारी एफपीएस सिस्टम। एफ से मतलब है यहाँ फुट,
P से मतलब है पाउंड और S से मतलब है सेकंड। तो इसमें लंबाई को किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? पाउंड में। और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। इस तरह से ये पद्धति हमारी क्या कहलाई? FPS। अब देखिए, एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया कि अलग अलग देशों से हमको व्यापार करने में समस्या हो रही थी, इसलिए एक नई पद्धति की आवश्यकता हुई। इसके अलावा एक कारण और था, वो क्या था कि यदि हम सेंटीमीटर में मापें, यानी कि यदि हम CGS पद्धति में किसी भी वैल्यू को मापें, तो देखो लंबाई का जो मात्रक है सेंटीमीटर वो छोटा है, इसी तरह द्रव्यमान का जो मात्रक है ग्राम वो भी क्या है? छोटा है। यानी कि ऐसे में जो आंकिक मान है उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि MKS में उसका मान उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यदि FPS में जाओगे तो उसका मान बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मात्रक पद्धतियों में नापने से ये भी समस्या थी कि किसी मात्रक पद्धति में वैल्यू का मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो लिखने में दिक्कत हो रही थी। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, 5 किलोमीटर को यदि आप मिलीमीटर में लिखोगे तो कितना हो रहा है? 5 के आगे कितनी जीरो आ रही है? गिन लो, 6 आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम उसको अगर छोटे मात्रक में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, तो वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यू को लिखने में दिक्कत हो रही है। अगली बात, यदि हम FPS में मेजर करें तो वैल्यू क्या आएगी? बहुत छोटी आएगी, उसको भी लिखने में समस्या होती है। इसलिए एक ऐसी मात्रक पद्धति की आवश्यकता हुई जिसमें वैल्यूज़ के मान ना तो ज़्यादा बड़े हो ना ज़्यादा छोटे हों। ठीक है, ऐसे हो जिनको मापना भी आसान हो, याद रखना भी सरल हो। ठीक, इसलिए एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता हुई जिसमें मात्रकों को आसानी से मापा जा सके, सभी देशों के लिए वो सरलता से जानी जा सके, ताकि व्यापार में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए इन तीनों मात्रक पद्धतियों को तो साइड में लगा दिया और एक नई पद्धति आई हमारे पास, SI पद्धति, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? कोई नई नहीं है। इसमें क्या किया, इन तीनों में से जो MKS पद्धति है, कौन सी पद्धति है? जो MKS पद्धति है, उसके जो मात्रक थे उनको ज्यों का त्यों ले लिया। मतलब लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किग्रा में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। ठीक है, लेकिन इस पद्धति की विशेषता क्या थी कि अब ये सभी जगह पर, सभी देशों में एक समान रूप से जानी जाती थी, जिससे व्यापार में जो कठिनाई हो रही थी, हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ लेन देन में जो समस्या हो रही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। इसलिए इस पद्धति को ही क्या दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानक का दर्जा दे दिया गया। तो ये जो पद्धति है इसका निर्धारण किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने किया। और वहीं पर जो हमारे मात्रक है जिनके हमने मानक माने थे, जैसे द्रव्यमान का किग्रा माना था, तो ये सब वहीं से परिभाषित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति इसकी परिभाषा देती है, तो वहीं से ये परिभाषित हुए हैं और इनके मानक वहाँ पर रखे हुए हैं सैंपल के रूप में। तो इस तरह से हमारी नई यूनिट आ गई, SI यूनिट। तो अब हम जितने भी मात्रक लिखेंगे, अभी हम मात्रकों की बात करेंगे, तो वहाँ हम जितने भी मात्रक लिखेंगे उन्हें हम किस में लिखेंगे? SI सिस्टम में लिखेंगे। समझने के लिए हम चाहे तीनों में बदल सकते हैं, लेकिन हम किस में लिखेंगे? SI सिस्टम में लिखेंगे और इसी के रूप में याद रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हो गई मात्रकों की 3 पद्धतियाँ, CGS, MKS और FPS। और इन तीनों को काम में लेने में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसके निराकरण के लिए नई पद्धति आ गई थी हमारी SI पद्धति। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारे अभी हमने मात्रक पढ़े थे, तो मात्रक हमारे बेसिकली कितने तरह के हैं? क्योंकि हमने मूल भौतिक राशियाँ पढ़ ली, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पढ़ ली, तो उनके लिए मात्रक अलग होंगे, व्युत्पन्न के लिए हम मात्रक व्युत्पन्न करेंगे। तो उस हिसाब से जो हमारे मात्रक हैं वो कितने तरह के हैं, कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रकों के प्रकार। तो देखिए, जो मात्रक होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं। और भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसी तरह से मात्रक भी हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक नाम से स्पष्ट है किसके लिए काम में लेंगे? मूल भौतिक राशियों के लिए। तो ऐसे मात्रक जिन्हें मूल भौतिक राशियों के लिए काम में लिया जाता है वो कहलाते हैं हमारे मूल मात्रक। ठीक, अब देखो, मूल
मूल का मतलब क्या होता है? आधार। इसका मतलब ये आधारभूत मात्रक है, यानी कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व है और ये मात्रक किसी पर भी निर्भर नहीं है। हमने लिखा है मूल भौतिक राशियों के लिए लिखे जाने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है हमने, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। ठीक, अब मूल भौतिक राशियाँ कितनी थी? 7, तो ये भी कितनी होंगे? 7, यानी कि मूल मात्रकों की संख्या फिक्स है, ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसके लिए काम में लेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है वो किसके लिए काम में लिए जाएंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए। ठीक, इसका मतलब ये क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? मूल मात्रकों के ऊपर। इसका मतलब जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। अब देखिए, जैसे संख्या की बात की जाए तो इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। मूल भौतिक राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सबके लिए जितने भी मात्रक बनाओगे आप, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे व्युत्पन्न मात्रक। इसलिए हमने लिखा है कि मूल मात्रक व पूरक मात्रकों को छोड़कर शेष सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि मूल मात्रक है 7, इनको छोड़ देंगे, और अभी हम पूरक मात्रक पढ़ेंगे वो 2 होते हैं, उनको छोड़ देंगे। यानी इन 9 मात्रकों को छोड़कर जितने भी मात्रक आप देखोगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो इस तरह से मूल रूप से जो 2 प्रकार है ये हमारे हो गए हैं। इनके अब धीरे धीरे एग्जाम्पल देखेंगे हम, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, ये मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों को पूरा करते हैं। मूल मात्रक 7 थे, ठीक है, लेकिन 2 भौतिक राशियाँ ऐसी थी जिनको मापने के लिए हमने किनको काम में लिया? पूरक मात्रकों को। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों को पूरा करते हैं पूरक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, पूरक का मतलब वैसे भी क्या होता है? पूरा करना। तो ये किसको पूरा करेंगे? मूल मात्रकों को पूरा करेंगे। तो मूल मात्रकों को पूरा करने वाले मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, ये संख्या में 2 है हमारे पास। ठीक है, संख्या में कितने हैं? ये 2 है। एक तो इनसे नापेंगे हम समतल का कोण और एक इनसे नापेंगे हम घनीय कोण। दोनों देखते हैं क्या होते हैं। तो समतल कोण को नापते हैं हम रेडियन में। तो पहला मात्रक क्या हो गया? रेडियन। अब रेडियन क्या होता है? कोण को नापने का मात्रक है, लेकिन कौन सा कोण नापा जाएगा? समतल कोण। समतल का मतलब होता है 2 तलों के मध्य बना कोण। जैसे देखो, एक हमने ये ले ली है एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई इधर होती है, यानी कि ये हमारा तल कौन सा हो गया? एक्स वाई तल। ये वाला कौन सा तल हो गया? एक्स वाई तल। ये बीच में हमने एक लाइन खींची है, तो ये कोण बन रहा है हमारा डी थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? डी थीटा। तो ये जो एंगल है ये हमारा किस में नापा जाएगा? रेडियन में। रेडियन के लिए एक सूत्र है कि डी थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है? ये जो एंगल हमने बनाया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जैसे इसको नाम दे देते हैं, OA और OB के बीच जितनी दूरी है वो क्या कहलाएगा? हमारा चाप। तो चाप बटे त्रिज्या क्या होता है? इसका सूत्र होता है। ठीक है, चाप को हमने DS से नोटेट किया है और त्रिज्या को हमने R से नोटेट किया है। अब देखो, ये इसको क्या मान लें हम? त्रिज्या R। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक वृत्त का टुकड़ा। जैसे मैं कोई वृत्त बनाऊं, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो ये इस जैसी आकृति है, ये इसका क्या है? चाप है, जिसको हमने क्या दिया नाम? DS। ये क्या है? एंगल। और ये हमारी क्या है? त्रिज्या। ठीक, तो हमने क्या किया है, अगर हम चाहते हैं कि डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 रेडियन, तो जैसे ही आप डी थीटा बराबर 1 रेडियन लिखोगे तो DS किसके बराबर आ जाएगा? हमारा DR के बराबर। क्योंकि यहाँ से देखो DS बटे R बराबर कितना हो गया? 1, और ये 1 लिखोगे तो यहाँ से DS बराबर क्या हो जाएगा? R। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा जो समतल कोण है उसका मान 1 रेडियन कब होगा? कब होगा? जब हमारा R त्रिज्या का कोई वृत्त, कौन? R त्रिज्या का कोई वृत्त केंद्र पर DS चाप बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमने परिभाषित किया है कि 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गई? 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। किसको नापेंगे? समतल कोण को नापेंगे। समतल कोण क्या होते हैं?
दो तलों के मध्य बने कोण, और ये हमेशा 2D में बनेंगे, यानी कि हम इनको आसानी से चांदे की सहायता से बना सकते हैं। और जितने भी कोण हम बनाते हैं पेपर पे वो सारे हमारे 2D कोण होते हैं, द्विविमीय कोण होते हैं, इसलिए हम उनको नाप सकते हैं और हम उनको रेडियन में लिखते हैं। अब आप सोचोगे कि रेडियन में तो हमने कभी लिखा नहीं, हम तो डिग्री लिखते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा रेडियन। दूसरा है स्टेरेडियन, ठीक है, नाम याद रखना है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन के द्वारा क्या नापा जाता है? घन कोण। किसको नापेंगे? घन कोण को। अब घन कोण क्या होगा? ये बनेंगे हमारे 3D में। किसमें बनेंगे? 3D, यानी त्रिविमीय आकृतियों में। जैसे शंकु होता है, जैसे बर्थडे कैप होती है बच्चे की, वो क्या होती है? शंक्वाकार होती है, इस तरह की होती है। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये क्या है? एक बर्थडे कैप है, ठीक है। तो इसमें अंदर जो ये वाला एरिया है, अंदर ये जो एंगल बनेगा, जब हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? घन कोण होगा, क्योंकि हमारी ये त्रिविमीय आकृति है। दो विमा में आप इस बर्थडे कैप को नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सिंपल कोण बनाया है, ठीक है। तो इस कोण को नापने के लिए किसको काम में लेंगे? स्टेरेडियन को। तो ध्यान रखना है कि स्टेरेडियन की सहायता से किसको नापा जाता है? घन कोण को। अब घन कोण क्या होते हैं? घन कोण क्या होते हैं कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण होते हैं। कैप में आपने देखा कि ये क्या बनता है? ऊपर गोला बनता है, तो ये अपने केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो कोण बनता है इसको लिखते हैं हम डी ओमेगा से। अब देखिए ये ओमेगा हो गया, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? आर हो गई, और ये जो क्षेत्रफल बनेगा इसको हमने किससे लिख दिया? डी ए से। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंप्लीट नहीं लेना, जितना बना गया है इसको बोलते हैं प्रसर्पित पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यदि हम डी ओमेगा को क्या कर दें? 1, डी ओमेगा बराबर कितना कर दें? 1 स्टेरेडियन। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 इक्वस टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स डी ए इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो हम स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए मैं लिख रही हूँ। तो देखिए इसकी परिभाषा हमने लिखी है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोलीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। इसका मतलब देखिए कि ये जो घनकोण है ये क्या है? ये जो गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है? डी है, और जो किसके बराबर आया? हमारा इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, इसके द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। आप रेडियन से भी इसकी परिभाषा बना सकते हो, लेकिन रेडियन में वृत्त लेते हैं हम, क्योंकि वृत्त हमारा क्या है? द्विविमीय शेप है, 2D शेप है, जबकि स्टेरेडियन हमारा त्रिविम में बना हुआ कोण है। तो हम यहाँ वृत्त की जगह क्या लेंगे काम में? गोला। वृत्त में जो चाप है वो आपका क्या करेगा? वृत्त के केंद्र पर अंतरित करेगा कोण, जबकि यहाँ पर क्या होगा? गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित होगा। तो ध्यान रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक हमारा द्विविमीय आकृतियों के लिए और एक हमारा त्रिविमीय आकृतियों के लिए। तो इस तरह से ये दोनों हमारे हो गए रेडियन और स्टेरेडियन। तो अगला देख रहे हैं हम कि हमारे जो मूल मात्रक है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए हमने कहा था मूल मात्रक हमारे 7 हैं। इसका मतलब 7 भौतिक राशि हैं और उन भौतिक राशियों से संबंधित मात्रक ही हमारे क्या है? मूल मात्रक। तो पहली भौतिक राशि हमने पढ़ी थी द्रव्यमान, यानी कि मास। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो हमारा क्या है? केजी, यानी क्या लिखेंगे उसको हम? किग्रा। किग्रा को किलोग्राम लिख लो या किग्रा लिख लीजिए, एक ही बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? किग्रा, यानी कि केजी। और विमीय संकेत इसका लिखेंगे हम मास से क्या बनेगा? कैपिटल एम, ठीक है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? किग्रा यानी किलोग्राम, और इसका जो प्रतीक है वो क्या लिखा जाएगा? शॉर्ट में केजी, और विमीय संकेत हो गया इसका एम। एम क्यों लिखा है? क्योंकि द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, ठीक। दूसरा है लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, इसलिए इसका विमीय संकेत तो क्या हो जाएगा? एल। और लंबाई को नापेंगे हम मीटर में। किस में नापेंगे? मीटर में। तो इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम, ठीक। और विमीय संकेत हो जाएगा हमारा कैपिटल एल।
तीसरा देखिए समय, ठीक, समय को बोलते हैं टाइम, तो इसका विमीय संकेत क्या बनेगा, कैपिटल टी। अब समय को नापेंगे हम हमेशा सेकंड में, किस में नापेंगे, सेकंड में। तो सेकंड का शॉर्ट फॉर्म प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखेंगे हम SEC, और विमीय संकेत क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल टी। ठीक, अगली हमारी ताप, ताप को बोलते हैं हम टेम्परेचर, ठीक, लेकिन हम इसका जो SI मात्रक है वो लिखते हैं केल्विन। केल्विन के लिए प्रतीक चिन्ह क्या काम में लिया जाएगा, कैपिटल के, और विमीय संकेत भी इसका क्या आएगा, कैपिटल के। अगला देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो लिखा जाता है हमारा एम्पियर। एम्पियर का शॉर्ट रूप क्या लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह के रूप में AMP, और विमीय सूत्र के लिए काम में लिया जाएगा कैपिटल A। ठीक, तो ये हो गया हमारा पांचवा विद्युत धारा। छठा देखिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को लिखा जाता है मोल से, किससे लिखा जाता है, मोल से। ठीक, और इसका प्रतीक चिन्ह भी मोल ही लिखेंगे, लेकिन प्रतीक चिन्ह लिखेंगे हम इंग्लिश में मोल। और जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र के लिए ब्रैकेट में बंद करके और क्या लिखा जाएगा, मोल ही लिखा जाएगा। इस तरह से पदार्थ की मात्रा के लिए तीनों चीजें सेम हो गई, मोल मोल मोल। अगला है हमारा ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, क्योंकि ये ध्यान रहता नहीं है, क्योंकि हमारे यूज़ में बहुत ही कम आता है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। इसको बोलते हैं हम कैंडेला, क्या बोलते हैं, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला का प्रतीक चिन्ह काम मिलेंगे CD, क्या काम मिलेंगे, CD, और इसका जब विमीय सूत्र बनाएंगे तब भी हम क्या लिखेंगे, CD। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। कौन कौन से हो गए, किग्रा, किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। दूसरा मात्रक हो गया मीटर, किसका है, लंबाई का। तीसरा मात्रक हो गया सेकंड, किसका है, समय का। नेक्स्ट हो गया केल्विन, ताप का। एम्पियर, विद्युत धारा का। मोल, पदार्थ की मात्रा का। कैंडेला, ज्योति तीव्रता का। इस तरह से ये 7 हमको ऐसे कैसे ध्यान रखने हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक में हम बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, उनमें से कुछ के मात्रक निकाल के देखेंगे, सीखेंगे कि उन मात्रकों को कैसे निकाला जाता है। तो ये सब देखेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।